तो लास्ट टर्न पे देखो हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और फिर से आज हम लोग 2-3 रिएक्शंस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पहले से बोला है कि एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जेईई मेन हो, चाहे वो नीट हो, या फिर चाहे वो जेईई एडवांस हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोगों का रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, रिएक्शन जब भी कंडेंसेशन आए तो पता है क्या बोला था कि दो मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, साथ में कोई छोटे मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं, समटाइम वाटर, इथेनॉल और अमोनिया। ठीक है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो इसमें नीचे लिखो इसमें लिखो दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये रिएक्शन एल्डोल से बहुत मिलता जुलता है। तो लिखो भाई दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन से बहुत मिलता जुलता है। इसमें देखो पहले करना क्या, पहले वही समझ लो। इसमें एक्चुअल में ईस्टर लेते हैं। ठीक है, वैसे ईस्टर है लिया जाता है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये फिर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखो है क्या एक्चुअल में कि वैसे ये रिएक्शन इस चैप्टर का नहीं है, वैसे ये रिएक्शन है अगले वाले चैप्टर का जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। पर क्योंकि ये रिएक्शन एल्डोल से बहुत मिलता है, समझ लो एल्डोल का भाई है ये, तो इसलिए इसको हम लोग यहीं पे निपटा देंगे। क्योंकि अभी एल्डोल करेंगे फिर बाद में इसको करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता। तो अभी क्या है कि एल्डोल से मिलता जुलता है, एल्डोल का भाई है, तो इसको यहीं पे निपटा देते हैं हाथों हाथ। ठीक है, तो चलो निपटाते हैं इसको। तो देखो क्या होगा, CH3 CH2 और कोई भी स्टाइल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं C डबल बॉन्ड O और OET। ठीक है, इसको 2 बार लेना है। कितनी बार लेना है? 2 बार लेना है। ठीक है, फिर क्या होगा CH3 CH2, वही 2 बार इसको लेना है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, ईस्टर है। ठीक है, तो साथ में एक बेस लेते हैं। बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेते हैं, क्यों लेते हैं वो भी समझ लेंगे। तो एक बेस लेते हैं EtO Na+। ये क्यों लिया? अरे भाई एल्कोहल और वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका बेस वीक, तो OH- से स्ट्रॉन्ग बेस होता है RO-। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया। करना क्या है, देखो वो जो लॉजिक बताया उसको ध्यान रखोगे तो काम चल जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन में मेनली क्या होता है? एल्डिहाइड कीटोन में मेनली होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और कीटोन मतलब वही एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एसिड और उसके डेरिवेटिव में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो करना क्या है, एक H को बाहर निकालना है, इसको यहाँ पे अटैक कर देना, सब्स्टिट्यूशन बॉन्ड प्रेफर करता है, और इसको बाहर निकाल देना। वो जो 2 वर्ड बताए आप समझ लो कि वो रामबाण है। मतलब अगर आपको अगर याद है तो आप कभी गलती मतलब जल्दी गलती नहीं करोगे। क्या? एल्डिहाइड कीटोन, इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये टर्म याद रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ये जब अटैक करेगा तो बाहर निकलेगा सब्स्टिट्यूशन, और उसको बैलेंस करने के लिए ये जो हाइड्रोजन जो है इसको यहाँ पकड़ा देना। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, इससे बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 COOET। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से ईस्टर जो है मेन फंक्शन ग्रुप है। अरे ईस्टर मेन है ना ये, तो इसके अल्फा और बीटा पे कीटोन है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा होगा बीटा कीटो ईस्टर। तो इसमें हमेशा आपको बनेगा बीटा कीटो ईस्टर। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है। तो हम लोग इसको लिख लो, फिर इसको समझते हैं इस बात को फिर से। तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है, लिखो इसमें लिखो ईस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, विथ काट दो, ईस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। थोड़ा बेसिक मीडियम स्ट्रॉन्ग चाहिए, एल्डोल की तरह वीकनेस में थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए। अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ strong basic medium and for
beta keto ester as the product. Also releases alcohol as the side product. अल्कोहल एक साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है हमेशा, ठीक है। तो इसको फिर से देखते हैं कि क्या है इसका मतलब, देखो है क्या। तो एक ईस्टर अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो 2 बार ईस्टर लिखना है, ठीक है, एल्डोल का जैसा बताया भाई है। तो इसके रिएक्शन देखो, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखो ईस्टर में शायद आपको ये याद है, ये एसिडिक पार्ट होता है और ये एल्कोहलिक पार्ट, ये बताया हुआ था। तो इसमें जो एल्कोहलिक पार्ट होता है उसका ही बेस नॉर्मली उसका ही बेस लेते हैं, मतलब सेफ साइड। वैसे आप कोई और भी बेस ले सकते हो, पर वैसे उसका बेस ही लिया जाता है। तो क्या होगा, R-O- Na+, ठीक है। तो ये H का इससे लेके बाहर और इसका इस पे अटैक, तो ये रिएक्शन होगा। तो क्या बनेगा, RCH2 C++O CHR COOR', ठीक है। देखो ये कंपाउंड बनेगा, दिस इज बीटा कीटो ईस्टर, ठीक है। तो हमेशा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बीटा कीटो ईस्टर, ठीक है। ये इसका लिखने का तरीका होगा, प्लस आपका R-OH एल्कोहल, दिस एल्कोहल इज द साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल, साथ में एक साइड प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, लाइक वाटर, अमोनिया एंड या फिर इथेनॉल, ठीक है। कोई भी छोटा अल्कोहल रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये रिएक्शन होगा। इसमें पहले कुछ चीजें समझते कि इसमें पहले ये कि भाई जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग क्यों चाहिए। तो देखो है क्या, कीटोन या एल्डिहाइड ले लेते हैं। चलो एल्डिहाइड कीटोन जो भी, R को हाइड्रोजन लोगे, मतलब इसको हाइड्रोजन लोगे तो कीटोन एल्डिहाइड हो जाएगा, कार्बन लोगे तो कीटोन हो जाएगा। और दूसरा आपके पास क्या है, एक ईस्टर, ठीक है। दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों के अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, ठीक है। ये एसिडिक है और अल्फा हाइड्रोजन दोनों के एसिडिक है, तो दोनों का बनाते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो यहां माइनस चार्ज और यहां पे माइनस चार्ज, ठीक है। आपको ये पता होगा कि जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉन्जुगेट बेस को कंपेयर करते हैं तो देखो ये मस्त रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो रहा है, मतलब बहुत स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, पर यहाँ पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो देखो है क्या कि इस डबल बॉन्ड को ये भी दे सकता है रेजोनेंस और ये भी दे सकता है। जब ये रेजोनेंस दे देगा, मतलब जब ये वाला रेजोनेंस दे देगा तब ये नहीं दे पाएगा, तो इसका लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हुआ, और लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हुआ तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। या फिर ऐसे समझ लो, OR क्या लगाता, OR लगाता प्लस M की वजह से एसिडिटी कम हो जाती है, ठीक है। अरे OR की वजह से एसिडिटी कम हो जाती है, सिंपल सा लॉजिक। या फिर OR प्लस M की वजह से कार्बन आयन प्लस M, आपको ये मैंने पहले बताया था, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बोकैटायन प्लस I और प्लस M से स्टेबल होते हैं, माइनस I माइनस M से अनस्टेबल होते हैं। और वैसे माइनस चार्ज के लिए कहा था, अगर माइनस चार्ज जो होता है, माइनस चार्ज, तो माइनस I और माइनस M से स्टेबल होता है, प्लस I और प्लस M से मतलब अनस्टेबल होता है। तो ये प्लस M लगा रहा है तो ये माइनस चार्ज अनस्टेबल होगा। कॉन्जुगेट बेस अगर अनस्टेबल होगा तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें नीचे लिखो एसिडिटी ऑफ ईस्टर इज लेस देन द acidity of aldehyde and ketone. So in case of ester, strong base is required. So in Claisen condensation we take alkoxide base. तो हम लोग इसमें क्या होता है,
एल्कोक्साइड बेस लेते हैं, ठीक है। सो इन क्लोजन कंडेंसेशन वी टेक एल्कोक्साइड बेस, तो वही तो उसमें एल्कोक्साइड बेस को लिया जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपका एल्कोक्साइड बेस लेते हैं, ये बात को ध्यान रखना। एल्कोक्साइड बेस इज स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोक्साइड बेस, अरे OH माइनस से स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। क्या करना होता है मैकेनिज्म, अरे मैकेनिज्म में क्या बताना है, चलो मैकेनिज्म लिख देते। मैकेनिज्म तो वही है, मतलब वही टाइम पास है। देखो मैकेनिज्म इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एल्डोल का भाई है तो कॉमन सेंस से वैसे आप सोच सकते हो, बस एल्डोल का भाई, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लिख लो मैकेनिज्म, सेटिस्फैक्शन के लिए लिख लो, बाकी कुछ है नहीं। मैकेनिज्म जो इंपॉर्टेंट था वो था कैनिज़ारो रिएक्शन का, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें आता है ऐसा क्वेश्चन 4 दिया जाएगा, मॉलिक्यूल पूछेगा बताओ किसमें कैनिज़ारो फास्ट होगा। तो नॉर्मली क्या होता है एल्डोल मतलब एल्डिहाइड कीटोन में नॉर्मली क्या होता है कि जब विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट होता है, उसमें उल्टा चलता है। तो इसलिए कैनिज़ारो का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी तो सब ऐसे ही है, मतलब बाकी सब एक ही जैसे हैं, उसमें क्या समझाना है। तो लिख लो, पर टाइम पास के लिए लिख ही लो, नहीं फिर कल आप बोलोगे सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया। लिख लेते हैं, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एल्डोल का भाई है तो कॉमन सेंस भी आप सोचोगे तो हो जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं। नॉर्मली यही बेस लिया जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा। ईस्टर जो होते हैं, अरे एल्डिहाइड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव मेनली क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पता ही है। उसके आप अटैक करो, उसको बाहर निकाल दो, बस इतना ही मैकेनिज्म है। तो उसको बाहर निकाल दो, और वो जो मतलब समझ लो ये बाहर निकल गया, तो देखो है क्या, ये जो RO माइनस है वो अल्कोहल बन गया और ये बेस बन गया, फिर आगे रिएक्शन होता रहेगा। इसीलिए कहा कि इससे चीज़ें क्लियर रहेंगी एक्चुअल में। तो यही आपका बेस मतलब अल्कोहल बना रहा है और ये बेस, तो क्योंकि दोनों सेम है तो मैंने इसलिए कहा कि सेफ साइड क्या लेते हैं इसमें, जो इसका अल्कोहल पार्ट है वही बेस में लिया जाता है, वही सेफ साइड है। तो बस कर दो आगे आंसर, इसके लिए कुछ करना नहीं है इसमें। हो गया, बीटा कीटो एस्टर इसका आंसर है। बस इतना मैकेनिज्म और इसके अलावा कुछ नहीं है। बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है, एल्कोक्साइड बेस को लिया जाता है इसमें, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि इसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो चलो हम लोग फटाफट इसमें कुछ एग्जाम्पल करते हैं। इसमें नॉर्मली आप अगर एल्कोक्साइड बेस आएगा तो उससे पहचान लोगे, तो इसको करो फटाफट। करो इसके प्रोडक्ट लिखो फटाफट। एमए भी हो सकता है पर चांसेस कम है, पर सेफ साइड वही रखते हैं ईटी। वैसे ईटी ही लिख के आता है, मतलब चलो एक बार मैं बेस चेंज कर दूंगा, मैं बेस चेंज कर देता हूँ। वैसे मुझे तो आज तक कभी बेस चेंज किया हुआ दिखा नहीं, और वैसे लिखा रहता है एल्कोक्साइड बेस देते इथेनॉल ही है, क्योंकि इथेनॉल सबसे ज़्यादा कॉमन सॉल्व मतलब कॉमन एल्कोहल है। इसको मैं पीआर कर देता हूँ, पीआर का मतलब प्रोपेन है ये, ठीक है। तो चलो इनके प्रोडक्ट बनाते हैं फटाफट। तो इसका क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOET करवा के देखो, यही आंसर आएगा, प्लस ETOH, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा। इसमें ये है आपके पास अल्फा हाइड्रोजन इसमें, ठीक है, तो वही बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, ये इसका आंसर करवा के देखना आ जाएगा।
बाकी अल्फा और बीटा पे कार्बोनिल। पीआर का मतलब प्रोपेन है, ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है, तो इसको लिख लो। और बाकी अब वही कुछ चीज़ें वैसे भी हो सकती हैं, आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी हो सकता है, या इवन आपका क्रॉस भी हो सकता है। तो वैसे एक दो चीज़ें लिख लेते हैं, तो नीचे लिखो, इसमें लिखो आपका इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को करवाते हैं। ठीक है, ये होगा आपके पास मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो आपके पास वही माइनस चार्ज आएगा एक साइड, ठीक, यही होता है, और इसका इस पे अटैक, ठीक है। देखो क्या बनेगा 1 2 3 4 5, तो वही लिख देता हूँ मैं। देखो जब अटैक होगा तो आपको पता होता है एक बाहर निकालना होता है, ठीक है। सो और यहाँ पे होगा COOET, देख लो यही बनेगा मॉलिक्यूल। वैसे इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन, पर इसका एक नाम और भी होता है, इसका नाम होता है कई बार डेकमैन रिएक्शन। स्पेलिंग MEN भी हो सकता है, फिर डेकमैन भी हो सकता है, आप देख लेना, कंफर्म है नहीं, पर अरे ठीक है, नाम में कुछ नहीं, आपको आइडिया लग गया ना, डेकमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसका आपका रिएक्शन होता है। तो लिखना चाहिए, लिख लो इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन इज ऑल्सो नोन एज डेकमैन रिएक्शन, ठीक है, तो इसका नाम भी होता है। डेकमैन की स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गई कि कैसे लिख सकते हैं, तो वही इसका आपका है नाम, ठीक है। तो चलो इसमें कुछ एग्जांपल आपको मैं लिख के देता हूँ कि कैसा आता है क्वेश्चन। ये ऐसा मॉलिक्यूल है गई, तो खुद से ऐसे लिख के, ये इसमें बीच में 4 इसमें 5 है, ठीक है, यही मेरे हिसाब से 4 और 5 का डिफरेंस। तो आप करवा के देखना। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो इंट्रामोलिकुलर में चलो एक रिएक्शन और कर लेते हैं। अब मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मतलब अलग कर दिया है। देखो इस बार ये चेन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, चेन सिमेट्रिक नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये इस पे अटैक करे, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप इसके हिसाब से करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें ये है कि ये आपका इस पे अटैक करे, अरे उधर से बनेगा तो अलग प्रोडक्ट आएगा। देखो प्लस क्या बनेगा, ये मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में मेजर कौन है, माइनर कौन है, ठीक है। मेजर माइनर इस बात पर डिपेंड करेगा जो कार्बोनाइन बनना है उसके स्टेबिलिटी, क्योंकि कार्बोनाइन ही सबसे ज़्यादा, देखो मॉलिक्यूल की एसिडिटी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मीन्स मतलब कार्बोनाइन एक इंटरमीडिएट इसमें, और आपको जीओसी में यही बताया गया है कि जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना इजी रिएक्शन होगा, उतना फास्ट रिएक्शन है। तो देखो दोनों जगह का बना के देखो, देखो ये वाला जो कार्बोनाइन है
ये 2 डिग्री बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो बनेगा, और यहाँ पे जो कार्बन बनेगा वो 3 डिग्री है। 3 डिग्री कार्बन की स्टेबिलिटी कम होती है, तो मतलब ये वाला कम स्टेबल बनेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा था वो ये वाला था, तो 3 डिग्री कार्बन इज लेस स्टेबल, सो दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस रिएक्शन मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ stability of carbon ion, as stability of, आगे लिखो, as stability of carbon ion increases amount of product also increases, ठीक है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो होती है वो मेजर माइनर डिसाइड करते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा था इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। एक और इसमें लिख लो, एक इसमें और लिख लो क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन भाई एल्डोल की तरह दो हमने मतलब 2 ईस्टर ले लिया और दोनों में क्या अल्फा हाइड्रोजन, तो फिर 4 बन सकता है। तो लिख के देखते हैं, CH3 CH2 COOET प्लस CH3 SOEE मतलब COOET, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल मान लो ऐसा गिवन है, तो करो, देखो इसका इससे, इसका खुद से, फिर इसका इससे और इसका इससे। तो मैं करके दिखा देता हूँ। इसका खुद से करोगे तो पहली बार आप करवा के देखना, तो ये आएगा। इसका खुद से करोगे तो क्या बनेगा, तो ये आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब इसके कार्बन का इस पे अटैक, इसके कार्बन का इस पे अटैक, तो देखो क्या बनेगा, ये आएगा इसमें, इसके कार्बन का इस पे अटैक और इसके कार्बन का इस पे अटैक। तो ये जो होगा ये वही सेल्फ और ये वाला क्रॉस, तो पता ही होगा कि आपको बताए थे सब चीज़ें, ठीक है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम है। नॉर्मली अगर आपको क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन अगर आएगा भी तो उसमें एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि अरे ईस्टर का जो नॉमेनक्लेचर होगा पता होगा ना, जिधर ही C डबल बॉन्ड O लगा होता है उधर से करते हैं, तो जिधर फंक्शन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O उधर से नंबरिंग होती है, तो उसका पहला कार्बन आपका होगा अल्फा कार्बन और उधर से जुड़ा हुआ पहला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब C डबल बॉन्ड O के साइड से नंबरिंग स्टार्ट होती है ईस्टर की। मैंने ये बात लिखवाई थी, ईस्टर की नंबरिंग हमेशा जिधर C डबल बॉन्ड O लगा होता है उधर से स्टार्ट करते हैं, उधर से नंबरिंग की जाती है ऑलवेज, ठीक है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर क्या होगा, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इसमें नीचे लिखो सो इन केस ऑफ क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन 4 प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। इन दिस 2 प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड बाय सेल्फ कंडेंसेशन एंड 2 प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड बाय क्रॉस कंडेंसेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो इफ इन क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन 1 ester does not have alpha hydrogen, in that case only 2 products are formed, and in this case cross cannizzaro reaction will gives the major product। तो मेजर प्रोडक्ट कौन देता है, मेजर प्रोडक्ट आपके पास देता है क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग वही देखते हैं कि क्या है इसमें। इसको देखो फटाफट करते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो टेंशन ही खत्म। इसका इस पे अटैक पहला, तो क्या बनेगा,
ठीक है, ये बनेगा। और साथ में क्या होगा, और इसका खुद से सेल्फ से, तो क्या बनेगा वो, एंड दिस इज मेजर। ठीक है, मेजर होगा। तो एक एग्जांपल चलो और ऐसा कर लेते हैं। पीएच का मतलब एंजिन होता है। करवा के देख लो आप लोग। दिस इज माइनर, ठीक है, उसको लिख लो। तो ये हो गया हमारा ऑक्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल पहले इसमें कर लेते हैं अच्छा सा। एक सीक्वेंस करते हैं, सब लोग उसको ट्राई जरूर करना। तो इस सीक्वेंस को चलो पूरा करते हैं। ठीक है, देखते क्या क्या होगा। सबसे पहला स्टेप जो है एसिड और एसिडिक मीडियम में स्टेरिफिकेशन होगा। तो क्या होगा, पहला स्टेरिफिकेशन CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर ET। ठीक है, ये ET मतलब ये लिख दिया, दिस इज A। तो ये हमारा A आ गया। ठीक है, फिर इसके आगे ये जो बोला होगा ETO माइनस Na प्लस, दिस इज क्लेजन कंडेंसेशन। तो इसका क्लेजन कंडेंसेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर होगा यहाँ पे CH, फिर CH3, फिर CH CH2 CH3 COOET। तो ये क्लेजन कंडेंसेशन हो गया। तो दिस इज B। ठीक है, ये हमारा B है। ठीक है, अब एक्चुअल में आपको याद करो, मैंने स्टेरिफिकेशन में क्या बताया था, एसिडिक मीडियम में ईस्टर बन जाता है, और बेसिक मीडियम में क्या होता है, नॉर्मली इक्विलिब्रियम जो होता है दोबारा शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड। ठीक है, तो पहले बेसिक मीडियम दिया है, तो मतलब बेसिक मीडियम में क्या होगा एक्चुअल में, जब आप बेसिक मीडियम लोगे तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये आपका टूट के बनेगा
COO माइनस प्लस ETOH। अरे बेसिक मीडियम में क्या होता है, रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। बेसिक मीडियम में ईस्टर से दोबारा क्या बन जाता है, ईस्टर से दोबारा बन जाता है आपका, अरे वही क्या था, एसिड और अल्कोहल, तो ये बन जाएगा। और H प्लस दोबारा देने का मतलब ये है कि ये आपके पास यहाँ पे H आ गया, तो ये इसमें C है और इसमें ये इसमें D है, ठीक है। ये आपके पास होगा ये C और ये आपके पास D, ठीक है। तो क्योंकि C का रिएक्शन आगे भी कुछ हो रहा है, तो या फिर आप हिंट के फॉर्म में लिख लो, D के आगे लिख लो अल्कोहल है वो, ठीक है। तो बेटर है कि आप लिख लो वैसे, तो D आपके पास अल्कोहल है, तो ये C ये D। बेसिक मीडियम में जो होता है ईस्टर दोबारा टूट जाता है किसमें, एसिड और अल्कोहल में, ठीक है। तो ये हमारे आगे C और D, ठीक है। अब देखो D का तो आगे कोई रिएक्शन हो नहीं रहा, तो D हमारे काम का है नहीं, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखो है कि ये जो मैं रिएक्शन जो है एक्चुअल में इसको हीट किया, तो इसका हीटिंग इफेक्ट शायद अभी आपको नहीं पता होगा, मैं भी लिखवा देता हूँ एक्चुअल में। तो देखो ये क्या है आपके पास कार्बोनिल, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर कभी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है, ये जो रिएक्शन है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है जेई में। तो जैसे मतलब जेई में एडवांस में स्पेशली, वैसे नीट में भी आ सकता है। तो जैसे सीरीज में रिएक्शन दिया रहता है तो बीच में हीट डाल देते हैं, हीट ऐसा, तो वैसा बना देते कि आपको ये मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये हीट को कभी भूलना नहीं है, तो ये ऐसा बीच में आएगा और आपको पहचानने में कई बार दिक्कतें होंगी। तो होता क्या है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो उसके अल्फा और बीटा, मतलब अगर आपके पास कभी भी बीटा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या है बीटा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उस केस में अगर आप इसको हीट करते हो तो होता क्या एक्चुअल में, CO2 गैस बाहर निकलता है, उसकी जगह यहाँ माइनस आ जाता है, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। मतलब तो अगर आप इसको हीट करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा हीट पर नहीं करना होता, वार्म 50-60 डिग्री पे भी हो जाता है, तो यहाँ पे होता है हमेशा डीकार्बोक्सिलेशन। तो आपको CO2 गैस को उड़ा देना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, तो ये बनता है आपका, ठीक है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हमारा E है, ठीक है, ये E मॉलिक्यूल, ठीक है, ये E मॉलिक्यूल। अब बोला है F एक मॉलिक्यूल है जिसके ओजोनोलिसिस से E बनना चाहिए, तो F को गैस करना था, तो इसका मतलब F क्या होगा, अरे इसको पूरा प्रोपेन, तो अगर आप ये मॉलिक्यूल लो और इसका अगर आप ओजोलिसिस करवाओगे तो E बनेगा, तो ये हमारा क्या है F, ठीक है। अब E का बोला है डाइल्यूट NaOH, तो मैंने लास्ट टाइम पे बताया अगर कभी एल्डिहाइड कीटोन दिखाई दे और बेसिक मीडियम में तो फटाफट एल्डोल करवाना है। तो अब इसका क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। ये F है, ये लिख लिया होगा, ठीक है। मैं लिख देता एल्डोल, क्या बनेगा इसमें देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप है तो बहुत इजीली एल्डोल नहीं होगा, पर हो जाएगा फिर भी। ये प्रोडक्ट आएगा और ये एक्चुअल में हमारा G है, ये G मॉलिक्यूल है। और आप जब हीट करोगे तो पता ही होता है वाटर बाहर निकालना होता है, तो ये G लिख लो, सब लोग G लिख लो, ये G मॉलिक्यूल है। और H मॉलिक्यूल में ये हमारा H मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन होगा पूरा। तो इसमें फिर नीचे लिखो हीटिंग इफेक्ट ऑन बीटा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि देखो बीच में क्या लगा उससे मतलब नहीं है, अगर ऐसा कभी भी ग्रुप है, ये अल्फा है और ये बीटा, और आपने अगर इसको हीट किया तो ये मॉलिक्यूल बनेगा। और
CO2 उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो डी कार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस व्हेन बीटा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड। तो ये मॉलिक्यूल जब भी मान लो कोई रिएक्शन एग्जाम में आया और ये मॉलिक्यूल बना तो हीटिंग देता है कंफर्म। तो डी कार्बोक्सिलेशन आपको फटाफट करवा देना है इसमें। ठीक है, CO2 गैस को उड़ा देना है। देखो ये, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब CO2 उड़ता है इसमें तो यहाँ पे जो कार्बन बनता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। तो अगर इसकी जगह कोई स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तब भी रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो decarboxylation is possible when any strong electron withdrawing group is present at beta position of carboxylic acid। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, decarboxylation is possible when any strong electron withdrawing group is present at beta position of carboxylic acid। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो ये रिएक्शन हो जाता है। तो चलो हम लोग इसमें कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। इसका प्रोडक्ट लिखो, ये सब ऐसे लिख के आते हैं ऐसे, और आप सोचते रहोगे कि क्या करना है, कुछ करना नहीं होता, बस CO2 को उड़ा दो इसमें। इवन ऐसा भी हो सकता है, मैं पहले इसको कर देता हूँ। देखो ये क्या होगा, CH3 CH2 CO CH3, CO2 इसमें उड़ जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड मेन होगा तो ये अल्फा और बीटा, उसके बीटा पे वही है। इवन CN जो है, CN तो आपको पता है, मैंने बोला था कि CN एक बहुत स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप। इवन NO2 के बाद यही आता है, मतलब एल्डिहाइड से तो बेटर ही है वो, तो इसमें आराम से बन जाता है। तो कोई मॉलिक्यूल यहाँ माइनस है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग इस तरीके से इन रिएक्शंस को करते हैं। ठीक, देखो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इससे मुझे एक चीज़ और ध्यान आया। जैसे मान लो क्लेजन कंडेंसेशन आप करवाते हो, या जैसे मान लो आप एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हो, तो उसमें क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एल्डिहाइड कीटोन होगा तो एल्डोल होगा। कई बार बिना एल्डिहाइड कीटोन के भी एल्डोल हो जाता है। बस आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। कॉमन सेंस मतलब देखो, दो बातें नहीं बोलना जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर कभी भी एल्डिहाइड कीटोन ऐसा कोई ग्रुप दिखे जहाँ पे मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप ना हो, तो उसमें हमेशा करवाना होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप के साथ है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, तो इसमें नीचे लिख लो अदर एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल। चलो उसमें मैं लिखवा देता हूँ। जैसे तो मैं आपको समझाने के लिए ये दो एग्जांपल बता दे रहा हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। देखो अब यहाँ पे समझो ये बेसिक मीडियम है। ठीक है, मैंने बोला था कि अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड कीटोन का एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अब आप खुद सोचो, आपको एसिडिटी ऑर्डर में ये बताया गया था कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो CHO और CN में ज़्यादा अच्छा विथड्रॉइंग ग्रुप कौन है? ज़्यादा अच्छा विथड्रॉइंग ग्रुप CN है। तो जब CN एक स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये ज़्यादा आपका यहाँ पे स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास इस मॉलिक्यूल पे बनेगा माइनस चार्ज, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इस मॉलिक्यूल पे क्या बनेगा, आपके पास माइनस चार्ज, और ये मॉलिक्यूल आपके पास आएगा। तो देखो यहाँ पे बना सकते थे, यहाँ पे बना सकते थे। यहाँ क्यों बनाए? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही क्या होगा, आपका स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। अब ये यहाँ अटैक करेगा और रिएक्शन आपके पास हो जाएगा। अरे उस पर H दे देना लास्ट में, सॉल्वेंट डाइल्यूट है ना, सॉल्वेंट कैसे दे देना। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सेम वही लॉजिक से
कीटोन और NO2, भाई NO2 का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे आपके पास जो होगा वो इस पे माइनस चार्ज आएगा ये, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है NO2 वाला। अरे NO2 तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, उससे ज़्यादा कौन पावरफुल है? तो NO2 के बगल वाला, अरे NO2 ये ग्रुप, इसके पहले वाला अल्फा, तो अल्फा वाला एसिडिक होगा, तो इस पर क्या बनेगा CH3OH, ये रिएक्शन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी ऐसा विड्रॉइंग ग्रुप दिखाई दे और आपको बेसिक मीडियम में, तो आप एल्डोल या क्लेजन टाइप का रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, अगर एल्डिहाइड कीटोन होगा तब तो आपके पास एडिशन होगा, और अगर ईस्टर होगा तो सब्स्टिट्यूशन। मतलब चलो एक दो एग्जाम्पल है वो भी कर लेते हैं, जब आपको ईस्टर बोली दे तो कर लेते हैं 2 एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें ये भी ले लो। तो सबसे पहली बात, ईस्टर और CN में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। CN की एसिडिटी बहुत ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप, ऊपर से ये और डिस्टर्ब करता रहता है, तो ऑब्वियस है कि यही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मॉलिक्यूल। ठीक है, और वो लॉजिक को ध्यान रखना है। अब ये न्यूक्लियोफाइल ये बना, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक एल्डिहाइड कीटोन में होता है तो एडिशन होता है, जब ईस्टर में होगा तो सब्स्टिट्यूशन। बस एसिड और इसके डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूशन, तो ये यहाँ अटैक और इसको बाहर निकाल देना, बस यही करना होता है। तो इसका आंसर क्या है CH3, C डबल बॉन्ड CH, CH3 और CN। मैंने जो बोला वो ध्यान रखना, कॉमन सेंस का यूज करोगे तो आपका आंसर में से राइट आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले में भी करते हैं, और इसमें और इसमें, अरे कीटोन में एसिडिटी ज़्यादा होगी ना, और ये अटैक करेगा, बाहर निकल जाएगा, ये मेरे हिसाब से देखो यही आएगा। अच्छा ये याद करो, ये कहीं लिखवाया है, इसको मैंने लिखवाया था आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अरे याद करो, ये जो है ये दिस इज, मान लो ये कीटोन है तो उसका अल्फा और बीटा, इसको बोलते हैं लोग बीटा डाइकीटो एस्टर, मतलब सॉरी इसको बोलते हैं बीटा डाइकीटोन। तो बीटा डाइकीटोन, और बीटा डाइकीटोन में याद करो टॉटोमेरिज्म बहुत होता था, टॉटोमेरिज्म, और क्योंकि मीडियम बेसिक है तो टॉटोमेरिज्म ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसका जो हाँ टॉटोमेरिज्म खुद से करवाना, आप उसको रोक नहीं पाओगे, वो तो खुद से कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका इधर वाला भी बनेगा और इधर भी ला सकते हैं, इधर तो दोनों बना लेना, दोनों कर लेना, और दोनों ठीक ठाक अमाउंट में होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। अरे बीटा मतलब डाइकीटोन आया तब तो ऑटोमेटिक टॉटोमेरिज्म करवाना ही करवाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका पूरा का पूरा क्लेजन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन के भी सारे केस हो गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम लोग करते हैं इसमें रिएक्शन बेकमैन, बेकमैन MEN शायद बेकमैन कर लेते हैं, या डबल N शायद, बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट थोड़ा अलग सा रिएक्शन है, ध्यान से देखना, थोड़ा अलग सा रिएक्शन है। C डबल बॉन्ड N और OH, ये R और ये R1। ठीक है, C डबल बॉन्ड N और OH को हम लोग ऑक्सिम बोलते हैं।
ये ऑक्सिम फंक्शनल ग्रुप है। एक बार वैसे ये आपका टॉटोमेरिज्म में मैंने लिखवाया हुआ ऑक्सिम। जब भी C डबल बॉन्ड N और OH होगा तो ऑक्सिम, दिस ग्रुप इज ऑक्सिम, ठीक है। इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ करते हैं, कोई भी एसिड चलेगा, HCl H2SO4 भी चलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एनी एसिड, हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। या आप इसमें कई मॉलिक्यूल, चलो अभी यही करवाते, मैं फिर रिएजेंट लिखता हूँ। तो इसमें होता कि मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो है क्या एक्चुअल में कि ये जो रिएक्शन ये बहुत ज़्यादा स्टीरियो स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा एक्चुअल में। तो बहुत ज़्यादा स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, तो को डबल बॉन्ड है तो पता होता है डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता। जो जिधर साइड OH लगा है, मतलब जिधर साइड हाइड्रोक्सी लगा है, उसका एंटी, ये एंटी वाला, ठीक है, ये एंटी वाला। मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से देखना, क्या किया मैंने, एंटी वाले को इधर लाना है, ठीक है, और ऑक्सीजन को इधर भेजना है, ठीक है। एंटी वाला ही कार्बन आएगा, मतलब एंटी वाला ही कार्बन चेन आएगा। मैकेनिज्म इसका वही, किसी काम का नहीं है। ये जो लॉजिक मैंने या फिर ये जो मैंने ट्रिक बताया, ये ध्यान रखोगे, आंसर आपको कभी गलत नहीं होगा। पहचानो कि कैसे एक ग्रुप है ऑक्सिम, ठीक है, ऑक्सिम होगा तो यही एक्चुअल में एग्जाम्पल है, मतलब ऑक्सिम में यही एक रिएक्शन ही होता है, एंटी वाला ही आएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और R, अरे ऑक्सीजन भेजोगे तो डबल बॉन्ड ही बनेगा, और यहाँ पे होगा N और R डैश और H, ये बनेगा इसमें। तो ऑक्सीजन से बनेगा आपके पास इसमें अमाइड, वैसे ये C डबल बॉन्ड O और NH अमाइड नॉर्मली सेकेंडरी अमाइड बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आप देखो हुआ क्या कि दोनों में सब कुछ सेम है, तो रीअरेंजमेंट का मतलब होता है सेम फॉर्मूले, बस मॉलिक्यूल रीअरेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन इधर भेजना है, ठीक है, और एंटी वाला ही ट्रांसफर होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है। तो ये रिएक्शन लिख लो, फिर इसमें नीचे लिखते हैं, लिखो इन बेकमैन रिएक्शन only rearrangement take place in this oxim molecule is converted into amide, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो बेकमैन रिएक्शन इज हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन in this carbon chain anti to hydroxy group is always transferred to nitrogen. In this carbon chain anti to hydroxy group is always transferred to nitrogen. तो हाइड्रोक्सी के जो एंटी ग्रुप में होते हैं उसी को हमेशा ट्रांसफर करना है, ठीक है। कब कब ये रिएक्शन हो सकता है, पहले इसमें रिएजेंट देख लो क्या क्या ले सकते हैं। कोई भी एसिड चलेगा, कोई भी एसिड, HCl H2SO4 कुछ भी ले सकते हैं, H3PO4 भी चल जाएगा, या फिर ये रिएक्शन PCl5 में भी हो जाता है, ये रिएक्शन P2O5 में भी हो जाता है, मतलब कोई भी SOCl2 ऐसे में भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये किसी में मतलब ऐसे किसी भी रिएजेंट में हो जाता है रिएक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है एक्चुअल में मैकेनिज्म। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, इसमें इस OH को निकालना होता है। तो देखो जब एसिड लोगे तो H प्लस के इस पर अटैक हो जाएगा, वाटर बनेगा, वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तब भी निकल जाएगा। या मान लो PCl5 ये सल्फर लिया, तो फॉस्फोरस है सल्फर में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, तो इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अरे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, सल्फर वैकेंट ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अरे ये सब होता था ना, ये सब ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए यूज होते थे, SN2 रिएक्शन में याद करो यूज करते थे ना ये। तो ये कोऑर्डिनेट बना लेगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और फिर से मतलब इजीली निकल सकता है, ठीक है। ये इसमें लॉजिक, मतलब हमको इसको तोड़ना है। तो इसमें देखो होता क्या है, मैं H प्लस इसमें डालता तो आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा।
इस पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, पर वाटर ऐसे नहीं निकल सकता ना। अगर मान लो वाटर निकल गया तो इन पे प्लस चार्ज आएगा जो दिक्कत करेगा एक्चुअल में। तो होता है एक्चुअल में क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल होता है ये इधर ट्रांसफ़र होता है और ये इसको निकलने में हेल्प करता है। या तो आप समझ लो कि ट्रांसफ़र होता है, या दूसरी बात आप ये समझ सकते हो कि ये निकलेगा तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, और जब आप इसको भेज दोगे तो प्लस चार्ज कार्बन पे आएगा, जो कि ज़्यादा बेटर होगा। नाइट्रोजन और कार्बन पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा। पर वैसा एक्चुअल में वैसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको बहुत कंडीशन पे रिएक्शन करवा के देखा। अगर आप इसको मान लो तोड़ो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लो सपोज करो, समझो मैं जो बोले, अगर सपोज करते कि पहले टूट जाता, आप बोल सकते सर पहले तोड़ दो, तो उसमें देखो दिक्कत ये कि यहाँ पे प्लस चार्ज आता तो उसमें ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। पर ये हमने देखा बेकमैन रिएक्शन में ये कभी नहीं आता, नेवर, कभी भी आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि कार्बोकेटायन यहाँ बनता ही नहीं है, ठीक है। तो वो कभी भी आता ही नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो अब ये भी आ सकता था, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसलिए ये वन स्टेप में होता है, ये इधर ट्रांसफर होता है और हाथों हाथ ये बाहर निकलता है। मतलब क्या बनता है, C डबल बॉन्ड N और ये R डैश और ये R एम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज गलत 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 हो गया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। थोड़ा सा फिर वाटर डालना पड़ेगा, मतलब पहले एक्चुअली में पहले तो ये रिएक्शन करवा देते हैं, फिर इस मॉलिक्यूल को वाटर में डाल देते हैं। मतलब फिर इसमें वाटर डाल दो तो वाटर इस पर अटैक कर दो और OH जोड़ दो। तो फिर पता ही है कि अरे इनॉल है ना ये, मतलब समझ एक तरीके से तो बहुत अनस्टेबल है। इसका टॉटोमेरिज्म कर दो बस। ठीक है, दो बातों का बहुत ध्यान रखना है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन दोनों को दोनों सॉल्वेंट्स आते हैं, मतलब दोनों, ठीक है। बात का ध्यान रखना है, मतलब ये दो बात, मतलब ऑक्सीजन में सॉल्वेंट्स और हाइड्रोजन में सॉल्वेंट्स है। तो ये क्या है, बोथ फ्रॉम कहने के लिए रीअरेंजमेंट है, पर आ रहा सॉल्वेंट्स से। तो अगर कभी D2O दे दिया तो यहाँ पे D आ जाएगा, ये इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। एंटी वाला ही शिफ्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो अब एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो देखो, एक होता था कि आपको याद है वो, जैसे हम लोग बोलते थे शिफ्ट होने की टेंडेंसी, हाइड्राइड फिर बेंजाइल फिर एलाइल, एलाइलिक मतलब एल्काइल, एल्काइल। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी शिफ्टिंग की टेंडेंसी नहीं, यहाँ पे एंटी वाला ही शिफ्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ऐसा भी लिख के आ सकता है, पहले PCl5 और बाद में वाटर। इसमें अब OH को बताया नहीं एंटी है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ये बताया ही नहीं एंटी है कि नहीं, और आपको ऐसा H+ लिख के आ जाए, बहुत है वो, ऑटोमेटिक वाटर तो समझ नहीं होता है। तब क्या करेंगे, तब दोनों करवाओगे। मतलब देखो पहले वाले में क्या होगा, इसमें यही वाला ट्रांसफर होगा, ये इसका आंसर होगा सेकेंडरी अमाइड। इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंटी तो बताया नहीं। तो देखो क्या क्या बनेगा, एक बनेगा ET C डबल बॉन्ड O, जब एंटी नहीं बताया तो आप दोनों करोगे, ठीक, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इसका, और जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है। तो वो करते हैं, देखते क्या होता है।
कुछ एग्जाम्पल हट के थोड़ा, इसका प्रोडक्ट बनाओ। तो इन दोनों को करते हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में नॉर्मली आते हैं। ठीक है, मैं इसको चलो चेन कम कर देता हूँ, इसमें मैं 5 ही कार्बन कर देता हूँ, ऊपर वाले में 6 कार्बन है। ठीक है, तो देखो क्या है, मैंने जो बोला उस बात को ध्यान रखना, एंटी वाला तोड़ना था और इसको यहाँ से जोड़ना था। ठीक है, तो देखो करके मैं दिखाता हूँ, पहले प्रॉपरली करके दिखाता। देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको नाइट्रोजन से जोड़ना था, यही तो बोला था ना, एंटी वाला तोड़ना, उसको जोड़ना था। और यहाँ पे चला जाता C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH, यही तो बोला था कि इसको यहाँ तोड़ना और ऑक्सीजन ये इधर और इधर। तो देखो ऐसा करने में यही आएगा। ये इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा, तो ये बनेगा 7 मेंबर का रिंग। 1 2 3 4 5, आप वो लोग 7 मेंबर करेंगे। हाँ 7 मेंबर करेंगे, इसलिए आदमी अगर मतलब किसी को ये रिएक्शन नहीं पता है तो कभी भी आदमी ये सोचेगा नहीं कि ये बन सकता है 7 मेंबर करेंगे, पर इसका यही आंसर है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि 7 मेंबर करेंगे बहुत अनस्टेबल होता है। अरे हाँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल 6 मेंबर करेंगे होता है, 7 मेंबर करेंगे रिलेटिवली कम स्टेबल, पर है स्टेबल। ठीक है, तो इसमें यही बनता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है, यही आपको, अब जैसे यहाँ पे देखो इधर लगा दिया, तो ये कंफर्म करने के लिए, जैसे मान लो जैसे यहाँ तो आपने क्या है कि ये अब ऐसा बनो जोड़ो या इसको उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये कभी भी ऐसा लग के आ सकता है ये CH3 कि ये चेक करने के लिए आपको पता है कि नहीं कि एंटी वाला करना है, तो इसमें इसी को जोड़ते हैं एंटी वाले को। ठीक है, एंटी वाले को जोड़ना है इसमें, तो मतलब क्या बनेगा, ये चेक करने के लिए कि आपको पता है कि नहीं किधर वाले को जोड़ा है। या जिसको आप ज़्यादा अच्छे से ऐसा कर सकते हो ड्रॉ, मेरे हिसाब से इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो हम लोगों ने आज 2 रिएक्शन सीखे, बेकमैन रीअरेंजमेंट एंड क्लेजन कंडेंसेशन, और साथ में क्लेजन कंडेंसेशन और एल्डोल का मिला जुला फॉर्म, और साथ में हमने सीखा हीटिंग इफेक्ट ऑन बीटा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड।